जब किसी को किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत पावरफुल बनाना हो तो रेटोरिकल ट्रायंगल होता है, उसके बेसिस पर ये रिश्ते डिसाइड होते हैं। सबसे पहले वो आएगा आपके पास, आके आपको लोगोस मेथड काम मिलेगा। नाउ व्हाट इज लोगोस? वांग यी का स्टेटमेंट था उस टाइम पे कि इंडिया जो है, इंडिया इज थर्ड पार्टी एग्रेसर। थर्ड पार्टी एग्रेशन, आपको ये टर्म यूज करने हैं बच्चे। जब भी आंसर लिखोगे ये वाले टर्म्स यूज करोगे तो तुमको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे लोगों से। और ये पूरा कंपटीशन किस लिए? भीड़ से एक कदम आगे जाने का है। तो उस टाइम पे ये जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा था इंडिया के अगेंस्ट, ध्यान से सुनना, इंडिया के अगेंस्ट जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा था वो क्या था? वो यूज कर रहे थे भाई नैरेटिव फ्रेमिंग, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस क्या होता है? ध्यान रखना, रूल्स बेस्ड ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। ये चाइना की डिप्लोमेसी थी अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो हो गया इंडिया के फेवर में और ये हो गया इंडिया के अगेंस्ट में। और इस टाइम भी इंचार्ज कौन था? वही बंदा थे। जिस समय 1857 का रिवोल्ट इंडिया में चल रहा था उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे पाल्मस्टन। क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से थे तो उनको लॉर्ड पाल्मस्टन भी बोल देते हैं। लॉर्ड पाल्मस्टन की कही हुई एक लाइन है और वो लाइन हिंदुस्तान में कुछ अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के लोग ऐसे बोल देते हैं, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली वन थिंग इज परमानेंट एंड दैट इज इंटरेस्ट। उस लाइन को अगर एग्जैक्टली मैं बोलूं तो उन्होंने एक बहुत लंबा स्पीच दिया था। उस स्पीच के एक पार्ट में उन्होंने कहा था कि देयर आर नो एटर्नल फ्रेंड्स and there are no perpetual enemies. The only eternal and perpetual thing is interest. इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो ना ही तो कोई स्थायी मित्र होता है ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। सिर्फ एक ही चीज है जो अमर है और स्थायी रहती है, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब मेरा फायदा किसमें हो रहा है। तो इसी लाइन को याद रखते हुए इन महोदय का चेहरा अपने को याद रखना है। सबको पता है ये है 70-71 साल के श्रीमान वांग यी। अभी जो वांग यी हैं ये राइट नाउ है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। और अगले 1 से 2 साल तक, कम से कम 2 साल तो ये मान के चलिए, इन बंधुओं का बनाया हुआ पॉलिसी पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा। 2 साल क्यों बोल रहा हूं मैं? उसका रीजन है कि इस दुनिया के मल्टीपोलर डायमेंशंस जो है, पावर कैरी जो लोग करते हैं, उनमें से एक है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप या बिग डैडी जिनको लोग बोल देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 2 साल और बाकी हैं अभी ऑलमोस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता है कि तीसरी बार वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें अलाउ नहीं करेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो बुरी तरह से लगे हुए हैं वहां के लोगों को राजी करने में। अब ऐसी कंडीशन में जब वो टैरिफ लगाने में बिजी हैं, जब वो अपनी बात मनवाने में बिजी हैं, पुतिन यूक्रेन के साथ बिजी हैं, तो दुनिया के पास पावर के नाम पे बचा कौन? बचे वांग यी साहब। और वांग यी साहब चाइना की पॉलिसी डिसाइड करते हैं। वांग यी जो है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो भारत का दौरा किया इन्होंने, हिंदुस्तान आए और इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है हिंदुस्तान के साथ, ऐसा लग रहा है, और लोग बड़े खुश हो रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है इस बात को कि एक टर्म बार बार आ रही है, वो है सिल्वर फॉक्स डिप्लोमेसी। तो सिल्वर फॉक्स, इनको सिल्वर फॉक्स कहा जा रहा है। फॉक्स मतलब जैसे लोमड़ी चालाक होती है, लाइक दैट। और सिल्वर क्यों कहा जा रहा है? कि बाल साहब इनके सफेद हो रखे हैं तो ही इज लाइक अ सिल्वर फॉक्स। अब जो सिल्वर फॉक्स डिप्लोमेसी टर्म है, उस सिल्वर फॉक्स डिप्लोमेसी टर्म से हमने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया है। और अगर आपने ये वाले टर्म नहीं सुने हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि अपॉर्चुनिज्म क्या होता है, अगर आपको नैरेटिव बिल्डिंग नहीं पता है, अगर आपको बिट्रायल और पंचशील नहीं पता है, तो शायद आप भी इमोशंस में बह जाएंगे कि वाह चाइना अब हिंदुस्तान का फ्रेंड बन गया है, ये होगा वो होगा। इस सेशन में हमको एनालाइज करना है। बच्चों याद रखना, हमें जब भी आंसर लिखने के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, तो हमें ऑब्जेक्टिव रहना एकदम। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका आंसर देना है। हमें किसी भी इमोशन में बह के किसी भी एक साइड का पक्ष बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो मैं ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलना है, वो ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलना है। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि इट इज ऑलवेज गुड टू मेक फ्रेंड्स बट इंडिया नीड्स टू बी अवेयर ऑफ सिल्वर फॉक्स डिप्लोमेसी। कि ये अच्छी बात है कि आप दोस्ती करें दूसरों से, लेकिन याद रखें कि ये सिल्वर फॉक्स डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति जिसको कह सकते हैं, जो लोग यूज करते हैं जिसको, वो डिप्लोमेसी ऑफिसर जो यूज करते हैं। तो अब इसके अंदर हम चलेंगे और इस एपिसोड में या इस सेशन में हम कई सारी चीजें देखने वाले हैं। तो पहली चीज तो बच्चा लोग नोट कर लेना, वांग यी इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया आए हैं तो हंगामा क्यों मचा है, और ये लाइन मैंने क्यों चिपकाई कि कोई किसी का मित्र नहीं होता। तो देखो भाई, इसका आंसर आपको मिलेगा सबसे पहले नेपाल जो है, नेपाल ने कहा है कि चीन के साथ भारत ने जो समझौता किया, ध्यान से सुनना, इंडो चाइना डील,
अब ये डील क्या हुई है अभी बात करूंगा। इंडिया और चाइना इनकी डील हुई है और नेपाल ने ये कहा है कि इंडिया और चाइना की जो डील हुई है, इस डील ने, और डील की बजाय मैं इसको कहूंगा बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, इंडिया चाइना एग्रीमेंट अबाउट व्हाट, अबाउट लिपुलेख, इंडिया चाइना एग्रीमेंट अबाउट लिपुलेख। तो नेपाल का यह कहना है कि इंडिया और चाइना ने जो एग्रीमेंट किया है, अभी सारी चीजें समझाऊंगा, ये लिपुलेख एग्रीमेंट भी क्या है। इस एग्रीमेंट ने नेपाल के घाव हरे कर दिए हैं कि पुराने जो वुंड्स हैं हमारे, उनको आपने दोबारा टच किया है, वुंड्स आर रीटच्ड। ये कौन कह रहा है? नेपाल कह रहा है। तो पहले इसी को समझते हैं कि भाई ऐसा क्या है और लिपुलेख क्या चीज है। तो देखो भाई, हिंदुस्तान की बात जब करते हैं तो इट इज लाइक दिस कि ये क्या है कि साहब ये लद्दाख रीजन है, यहां पर हिमाचल है और इसके आगे उत्तराखंड है। अब पता होगा उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड इज लाइक दिस, और उत्तराखंड के दो पार्ट हैं यहां पे। ये वाला पार्ट उत्तराखंड का जो है, इसको कह देते हैं गढ़वाल, जिसमें हरिद्वार आता है, जिसमें बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ जी आते हैं, ये सारा ये वाला है। और ये वाला रीजन जो नेपाल की साइड है, ये है कुमाऊं बेल्ट, कुमाऊं रीजन। अच्छा, यहां पर पूरा का पूरा चाइना है और ये जो है ये है नेपाल। अब देखो ध्यान से सुनना, समस्या कहां आती है। नेपाल और उत्तराखंड, इनका जो बॉर्डर है, बहुत ध्यान से सुनना यहां पे, उसके बाद ही लिपुलेख पता लगेगा कि ये क्या है और फिर अपन आगे चलेंगे कि अपॉर्चुनिज्म किसको बोलते हैं। नेपाल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर डिसाइड होता है एक रिवर से। वो रिवर ऐसे आती है, ऐसे, और ऐसे फ्लो कर रही है। अब ये जो रिवर है, ये जो मैंने पर्पल में बनाया है, इस रिवर को बोलते हैं काली रिवर, कई बार इसको बोलते हैं महाकाली रिवर। तो हुआ क्या था, 1815 के अंदर ब्रिटिश इंडिया ने, जिस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब ब्रिटिश इंडिया होता था, उन्होंने नेपाल पे अटैक किया। अब नेपाली लोग होते हैं भाई बहादुर, दे आर वेरी ब्रेव, स्पेशली गुरखास। तो उन्होंने बड़े अच्छे से एंग्लो नेपालीज वॉर जो थी उसके अंदर उनका सामना किया अंग्रेजों की फौज का। और न सिर्फ सामना किया, बल्कि अंग्रेजों को यह फील हो गया कि नेपाल अपने को कुछ देने वाला नहीं है जल्दी से, ये लोग जल्दी से गुलाम नहीं बनने वाले हैं, बहुत बहादुर होते हैं गोरखा लड़ने में। तो इन्होंने एक नया खेल रचा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गुरखास थे उनको लालच दिया कि आप हमारे साथ एक समझौता कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो बॉर्डर का, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे और आप हमारी आर्मी में शामिल हो जाओ। और उसके बाद इसका फायदा भी मिला आगे चल के। 1857 की रिवॉल्ट जब हुई, 1857 की क्रांति हुई, तो गोरखाओं ने बड़े अच्छे से अंग्रेजों का साथ दिया था। और आज भी गोरखाओं को जो इंग्लैंड है वहां की आर्मी में भी अलग से इनको एंट्री मिलती है। तो 1816 में, 1816 में इनके बीच में एक ट्रीटी होती है। ट्रीटी मतलब संधि होती है, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। अब देखते जाना, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ट्रीटी ऑफ सुगौली में यह डिसाइड किया गया, और ये ट्रीटी किस किस के बीच में हुई? ये हुई ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। उस टाइम नेपाल के जो राजा थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे गिरिराज जोशी, उनके साथ ये ट्रीटी हो गई थी ब्रिटिश इंडिया की। इस ट्रीटी के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जो महाकाली रिवर है, ये रिवर बॉर्डर बनेगी। अब इंडिया और नेपाल का बॉर्डर महाकाली रिवर बनाती है, ये बात तय हो गई। 1816 से लेके और 2016 तक लगभग करीब करीब ये मान के चलो 200 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब 200 साल बाद समस्याएं क्यों आनी शुरू हुई, सुनना। 1860 में, 1860 में सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मैप निकाला। अब सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने मैप निकाला, और उस मैप ने, इस सर्वे ऑफ इंडिया में ये माना कि जो महाकाली रिवर है, वो रिवर यहां से उत्तराखंड से आती है, यहां से ऐसे आके और ऐसे फ्लो करती है, कि ठीक है साहब ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। अब हुआ क्या, इसको उत्तराखंड से आया हुआ माना और ये पूरा का पूरा एरिया इंडिया का माना गया। अब ये जो एरिया है ये चाइना है, ध्यान से सुनना, ये नेपाल है, और यहां पर इस जगह पे ये जो पॉइंट में बना रहा हूं ना, ये है वो लिपुलेख पास। लिपुलेख पास, अब ध्यान से सुनना, ये लिपुलेख पास है, और यहां एक जगह है जहां से 2-3 धाराएं आती हैं और इस रिवर में मिलती हैं। इसको बोलते हैं लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, ये नाम याद रखने पड़ेंगे। लिम्पियाधुरा वो जगह है जहां से 2-3 धाराएं आती हैं और इस रिवर में मिलती हैं। और लिपुलेख वो पास है जिस पे हम अभी बात करेंगे। लिपुलेख पास एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन ऐसी जगह को कहते हैं, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर ये लिपुलेख है, मैं इस तरफ चला गया मैं इंडिया में आ जाऊंगा, मैं इस तरफ चला गया मैं चाइना में चला जाऊंगा, मैं इधर चला गया मैं नेपाल में चला जाऊंगा। तो ऐसी जगह होती है, वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ट्राई जंक्शन है। लिपुलेख इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन बिटवीन व्हाट? 3 कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड नेपाल। अब लिपुलेख इंडिया के अंदर पड़ता है, याद रखना। लिपुलेख इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया, इंडिया के पास है, और लिम्पियाधुरा भी इंडिया के पास है। लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के बीच में ये जो एरिया है, इसको बोल देते हैं काला पानी टेरिटरी।
काला पानी टेरिटरी। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं मैप को। तो इसको ऐसे समझो कि ये उत्तराखंड है, ऐसे चोंच निकली हुई है मैप के अंदर उत्तराखंड को अगर देखोगे तो, और यहां पर ये नेपाल है, और ये है चाइना। ये जो जगह है उत्तराखंड में, यहां पर ये दिस इज लिपुलेख पास। और यहां पर मान लेते हैं हम एक मिनट के लिए कि ये वो जगह है जिसको कहते हैं लिम्पियाधुरा, और ये वो रीजन है जिसको कह सकते हैं काला पानी टेरिटरी। ये पूरा एरिया इंडिया के पास है, और ये रिवर आ रही है जो मैंने आपको बताई थी ऐसे करके, ये रिवर आ रही है ऐसे करके। कौन सी रिवर है कि साहब? ये महाकाली रिवर है। ये रिवर ही बॉर्डर बना रही है इंडिया और नेपाल का, ये मान के चलो। अब होता क्या है, ये मैप है 1860 का। नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है, और नेपाल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। नेपाल कहता है कि जो महाकाली रिवर है, महाकाली रिवर इंडिया जहां से मानता है उत्तराखंड से, वहां से नहीं आ रही। कि तो कहां से आ रही है? तो नेपाल कह रहा है कि हमसे पता करो, तो महाकाली रिवर जो है ये लिम्पियाधुरा से आ रही है। महाकाली रिवर लिम्पियाधुरा से ओरिजिन हो रहा है इसका। एक बात अभी नेपाल कह रहा है ये बात, ठीक है। अब जैसे ही नेपाल कहता है लिम्पियाधुरा से ओरिजिन हो रहा है, मतलब नेपाल कह रहा है बॉर्डर ये वाला होना चाहिए ऐसे। तो नेपाल कह रहा है अगर लिम्पियाधुरा से इस रिवर का ओरिजिन हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, कौन सा? लिम्पियाधुरा, काला पानी टेरिटरी और लिपुलेख पास, ये तीनों किसके हिस्से हैं? नेपाल के हिस्से हैं। ये कौन कह रहा है? नेपाल कह रहा है। इंडिया कह रहा है भाई साहब ऐसे नहीं है। इंडिया का पक्ष क्या था? इंडिया कह रहा है कि ये रिवर जो है, कौन सी? महाकाली रिवर। इंडिया कह रहा है महाकाली रिवर का ओरिजिन हो रहा है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से ओरिजिन हो रहा है। और ये बात 1860 से लिखी हुई है, तुम कहां से लेके आ रहे हो ये चीज? अब इंडिया ये कह रहा है कि 1860 से उत्तराखंड से हो रहा है, इसलिए ये रिवर इस तरफ का जो एरिया है रिवर से इधर का, वो नेपाल है, बाकी सारा इंडिया है। तो इन दोनों के बीच में लिपुलेख पास को लेके एक प्रॉब्लम चल रही है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी, इन तीनों पे नेपाल दावा कर रहा है। ये कब की बात है? 2016 से शुरू हो गया था ये। अच्छा, इस पूरे खेल के अंदर नेपाल को ओपनली सपोर्ट कौन कर रहा था? ध्यान से सुनना। ओपनली सपोर्ट नेपाल को कर रहा था चाइना। अब चाइना नेपाल को सपोर्ट कर रहा था और इंडिया को अपोज कर रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद नेपाल ने एक नया मैप निकाला। उस मैप में काला पानी को, लिम्पियाधुरा को, इस पूरे को यह बताया कि ये हमारी टेरिटरी है, ये इंडिया की टेरिटरी नहीं है। इस मैप को भी चाइना ने समर्थन दिया। मतलब चाइना वॉज फ्रेंड ऑफ नेपाल, वेरी गुड फ्रेंड। अब आपको समझ में आएगी चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो चाइनीज लोग हैं ये यूं पलटी मारते हैं। अब ये बंदा इंडिया आया, आके इंडिया में इसने डील क्या करी है? ध्यान से सुनना। ये वही लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि ये लिपुलेख पास इंडिया का नहीं है, लिपुलेख पास नेपाल का है और नेपाल को वापस मिलना चाहिए। ये चाइना बोल रहा है आज से सिर्फ 7-8 साल पहले। अब जो डील हुई है वो सुनो ध्यान से। क्या डील हुई है? डील ये हुई है, या इसको मैं ये कहूं कि इंडिया चाइना के बीच में हुए हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। ये बार बार मैप इसलिए बना रहा हूं सो दैट दिमाग में बैठ जाए आपके कि हाँ ठीक है, ये समस्या की जड़ ये वाला एरिया है। अब ये है चाइना। चाइना में सब जानते हैं वर्ल्ड फेमस एक जगह है जो हिंदू, जैन, बौद्ध और खुद चाइनीज लोग, चारों लोगों का बहुत तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा, माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत जो है इसकी बात हो रही है। इसके पास में एक झील है, यहां पे झील का नाम भी पता होगा, ये है मानसरोवर लेक। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इंडिया के मैप में। वेस्ट बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, ये वाला रीजन। अब सुनो बात ध्यान से। यहां पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से चाइना जाने का एक रास्ता है, माउंटेन पास है, पतला रास्ता है। पतले रास्तों को ला कहते हैं। इसका नाम है शिप कीला। शिप कीला याद रखना। व्हाट इज शिप कीला? के हिमाचल से चाइना जाने का एक रास्ता है। यहां से एक रिवर भी आती है, याद रखना, ऐसे करके रिवर आती है। उस रिवर का नाम है सतलुज। तो कभी ये भी कोई पूछ ले कि सतलुज रिवर कहां से इंडिया में एंट्री लेती है? शिपकीला से। एक चीज है अभी तक याद रखना, पहला पास मैंने बनाया। एक और पास है, एक्टिवली यूज होता है। वो पास उत्तराखंड में है, गढ़वाल रीजन में है। उत्तराखंड जो है ये दो टुकड़ों में है, एक भाग गढ़वाल है, ये वाला पार्ट जो है उत्तराखंड का ऊपर वाला, ये गढ़वाल है, ये वाला कुमाऊं है। तो इसको मैं यहीं पे बना देता हूं सो दैट वहां पे क्राउड नहीं हो। ये वाला पास है, इसको माना पास कह देते हैं, माना पास, है ना। अब अपन चलते हैं वापस अपनी स्टोरी के मेन उस पे कैरेक्टर पे।
यहां पे पास है जिसका नाम है लिपुलेख। लिपुलेख। लिपुलेख पास जाने के लिए जो नियरेस्ट स्टेशन है वो था पिथौरागढ़। मान लो यहां पे, मान लो पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। पिथौरागढ़ से लिपुलेख जाने में लगा करते थे कई दिन। यहां पे बीआरओ ने बना दी रोड। अब बीआरओ ने रोड बनाई, जिस टाइम बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाले रोड बना रहे थे उस टाइम भी नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप यहां रोड नहीं बना सकते। कि क्यों? कि ये नेपाल की जगह है, आप कैसे रोड बना रहे हो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। तो उस टाइम इंडिया ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइना ने नेपाल का साथ दिया था कि नहीं ये सही बोल रहा है नेपाल, ठीक है, आप यहां रोड कैसे बना सकते हो, अभी सुनते जाना। अब इंडिया ने रोड बना ली पूरी, यहां से रोड बन गई। अब चाइना और इंडिया ने आपस में डील क्या करी है ये भी सुनना, कि नंबर 1 शिपकिला पास, नंबर 2 लिपुलेख पास। दूसरा कौन सा है? लिपुलेख। मैं जिस जिस पे है वो लगाता जा रहा हूं। नंबर 2 लिपुलेख पास, और नंबर 3 यहां से है, सबको पता है, नाथुला। नाथुला पास। ला जहां भी आ जाए दैट इज व्हाट, पहाड़ी रास्तों में ला लग जाता है। तीसरा ये है। तो इनके बीच में डील ये हुई है कि शिपकिला, लिपुलेख और नाथुला, इन तीनों से हम बड़े अच्छे से ट्रेड करेंगे दोनों कंट्रीज आपस में। प्लस अब जो तीर्थ यात्री हैं जिनको मानसरोवर जाना होता है, अब तक क्या था कि उनको घूम के जाना पड़ता था, या तो इधर से जाओ या ऐसे होके घूम के ऐसे आओ। अब तीर्थ यात्रियों के लिए नया रास्ता खोल दिया इंडिया ने कि यहां से जाओ पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से सीधा लिपुलेख, 1 दिन लगता है 2 दिन लगता है लिपुलेख, और लिपुलेख से सीधे घुस जाओ चाइना में। चाइना जाके आराम से लेक मानसरोवर में स्नान करो, आराम से माउंट कैलाश घूमो और वापस आ जाओ। अब चाइना को बिठा के जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने ये समझा दिया अच्छे से कि देखो भैया तुम्हारा है इसमें फायदा, और जबरदस्त फायदा है। कि क्यों? यहां से ट्रेड भी हो जाएगा, ठीक है, यहां से ट्रक भी आया करेंगे, खूब सामान भी आया करेगा, जाया करेगा। अब चाइना को जैसे ही फायदा दिखा, चाइना ने मारी पलटी। और पलटी क्या मारी? चाइना क्या बोल रहा है? चाइना बोल रहा है कि कोई बात नहीं, लिपुलेख जो है, चाइना ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, लिपुलेख इंडिया का है, और हम इंडिया के साथ क्या साइन कर रहे हैं? एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अब इस बात पे, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, इंडिया शुड फील हैप्पी, बहुत खुश महसूस होना चाहिए इंडिया को। एक चीज, अभी एक चीज हुई है, सुनते जाना। दूसरी चीज, मैंने एक और क्लास में बताया था आपको कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नंबर 2 फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर में मैंने बताया था डीएपी, और नंबर 3, तीसरे नंबर पे था टनल बोरिंग मशीन या टनल ड्रिलिंग मशीन्स। इन तीनों चीजों का एक्सपोर्ट जो था उस पे चाइना ने बैन लगा रखा था, वो भी चाइना ने ओपन कर दिया है कि ठीक है हम दे देंगे इंडिया को ये सारी चीजें। इस पे भी इंडिया को खुश होना चाहिए। और इन सबसे ऊपर क्या हो रहा है? इन सबसे ऊपर ये हो रहा है कि जो ट्रंप का टैरिफ है उसके अगेंस्ट चाइना ये कह रहा है कि आ जाओ हम इंडिया के साथ खड़े हैं, कि चाइना और इंडिया मिलकर एशिया सेंचुरी बना देते हैं। तो ये तो सारी चीजें बड़ी अच्छी जा रही है ना सर। तो आप, अब मेरे को ये है कि आप, मेरे को ये कोई कहे कि आप डाउट की नजर से क्यों देख रहे हैं, तो मैं डाउट की नजर से इसलिए देख रहा हूं कि अब एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर डिप्लोमेटिक गेम है, उनमें अपॉर्चुनिज्म एक वर्ड आता है, वो यहां पर चलता है। नैरेटिव बिल्डिंग एक वर्ड आता है, वो यहां पर काम आएगा। और एक चीज अभी अपन देखेंगे कि एक आजकल बहुत चल रहा है जबरदस्त तरीके से कि ड्रैगन एलिफेंट, ड्रैगन एलिफेंट रेटोरिकल बातें चल रही है। अब ड्रैगन एलिफेंट रेटोरिकल क्या होता है इसको भी अपन समझेंगे। तो रेटोरिकल का मतलब होता है कहीं पर रिलेशन बनाते टाइम 3 चीजों को काम में लेना, लोगोस, पैथोस और एथोस। लोगोस, पैथोस और एथोस। तो ये क्या चीज होती है? लोगोस, पैथोस और एथोस। तो देखो पहले अपन इसी पे चलते हैं कि अब आपसे कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा कि साहब ये तो वो हो रहा है जिसको लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं ड्रैगन एलिफेंट रेटोरिक डांस। ये वो टर्म्स हैं, ड्रैगन एलिफेंट रेटोरिक। अब ये रेटोरिक टर्म जो है ये अब से पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। रेटोरिकल डांस, रेटोरिकल क्या चीज है? रेटोरिक, ठीक है। तो रेटोरिक का मतलब होता है किसी के साथ रिश्ते बनाते टाइम। अब ड्रैगन कौन है यहां पर? तो याद रखना ड्रैगन इज चाइना। एलिफेंट कौन है? एलिफेंट इज इंडिया, ठीक है। रेटोरिक, रेटोरिक मैं बता रहा हूं कि रेटोरिक एक ट्रायंगल बनता है जब किसी को किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत पावरफुल बनाना हो, तो रेटोरिकल ट्रायंगल होता है, उसके बेसिस पर ये रिश्ते डिसाइड होते हैं। सबसे पहले वो आएगा आपके पास, आके आपको लोगोस मेथड काम में लेगा। नाउ व्हाट इज लोगोस मेथड? किस, अब चाइना को आपसे रिश्ता बनाना है, चाइना लोगोस मेथड काम में ले रहा है। पहले लोगोस मतलब लॉजिक, देन आफ्टर एथोस,
लोगोस, एथोस। अब एथोस क्या होता है कि एथोस का मतलब है वो आपके साथ दोस्ती कर रहा है इस हिसाब से कि साहब हाँ हमारे पास आओ, मेरी क्रेडिबिलिटी पे शक मत करो, मुझ पे भरोसा करो। और तीसरे नंबर पे पैथोस। पैथोस क्या है? तो ये याद रखनी है, ये टर्म्स जो है इनको छोटी छोटी चीजों को पढ़ोगे। अभी जैसे मैंने एलडब्ल्यूई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बात की थी, अभी आईएएस मेंस 2025 में एक बड़ा क्वेश्चन आया उसमें से कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या चीज है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे बढ़ रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या इंडिया क्या कर रहा है। और इंडिया ने 2026 तक खत्म करने की बात करी है, तो कैसे इंडिया 2026 तक खत्म कर देगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है उनको मिस कर देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि वहां पे गड़बड़ हो सकता है। तो जैसे ही इंडो चाइना रिलेशनशिप की बात करेंगे और आप ये वाले टर्म याद रखेंगे, ड्रैगन एलिफेंट रेटोरिकल डांस, और रेटोरिकल मतलब लोगोस, पैथोस और एथोस। नाउ लोगोस मतलब लॉजिक लगाना, पैथोस, पैथोस मतलब क्रेडिबिलिटी कि हाँ मुझ पे भरोसा करो, मैं कुछ करके दिखा रहा हूं तुमको, कुछ करके दिखाएगा वो आपको। एंड एथोस, एथोस का मतलब पर्सनल रिलेशन। ठीक है, तीन लेवल पे काम होता है, चाइना इस टाइम तीनों लेवल पे काम कर रहा है। तो यहां पे चाइना जो कर रहा है, हमें उसे बजाय और कुछ भी नाम देने के, वी शुड कॉल इट अपॉर्चुनिज्म। विच डिप्लोमेसी? अपॉर्चुनिज्म की डिप्लोमेसी चाइना यूज कर रहा है। इस तरह के वर्ड काम में लेंगे तो आपका आंसर जो है वो काफी अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना जो है वो इस टाइम पे 100% जो है नैरेटिव बिल्डिंग। अब ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या होता है कि कोई चीज जो है उसको बार 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 रिपीट इस तरह से करना कि वो जो है वो पूरी दुनिया को लगने लग जाए कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इनका बड़ा अच्छा है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं ड्रैगन एलिफेंट रेटोरिक डांस। तो व्हाट इज दिस, हाउ इट इज, यू कैन से नैरेटिव बिल्डिंग। तो चाइना कंटिन्यू बोल रहा है कि इंडिया और चाइना अगर मिल जाएं, स्पेशली वांग ई जो है, ये वांग ई ने ये वर्ड दिया है ड्रैगन एलिफेंट रेटोरिक डांस। पुराना है वर्ड तो, लेकिन इन्होंने इसको काम में लिया है। तो वांग ही जो है वो क्या बोल रहे हैं, वांग ये बोल रहे हैं कि चाइना और इंडिया अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलके एशियन सेंचुरी बना सकते हैं। एशियन सेंचुरी का मतलब कि भाई हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है, कि ये दोनों किसके बराबर हैं, कि ये दोनों एशियन सेंचुरी के बराबर हैं। ये वांग ही ने बोल दिया। अब एक तरफ तो आप इस पे खुश हो सकते हो कि भाई चाइना का टॉप डिप्लोमेट जो है वो कह रहा है ड्रैगन एलिफेंट डांस होगा, नैरेटिव डिप्लोमेसी होगा। एक्चुअल में ये क्या है, ये है साहब सॉफ्ट पावर के थ्रू जो आपके रिलेशंस होते हैं उनको इमोशनल लेवल पे ले जाके रिप्रेजेंट करना। तो जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि दिस इज व्हाट, दिस इज एथोस स्ट्रेटजी। विच स्ट्रेटजी? एथोस स्ट्रेटजी। अब ध्यान सुनना, उन्होंने आके ये बोला कि चाइना और इंडिया दोस्त बन जाओ। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए खुश हो जाओ एकदम से नाचने लग जाओ, जैसे कई लोग ऐसे हो रखे हैं। इमोशनल होने से आईएएस का एग्जाम नहीं निकलेगा। आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा सामने से चल के आ रहे हैं वांगी साहब, मतलब ये एथोस स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। एथोस मतलब ये ट्राइंगल होता है, रेटोरिकल जो किसी को जाल में फंसाना होता है उसका। फिर वो आते टाइम ऐसा नहीं, वो आए बाद में है, पहले प्रॉमिस आया। प्रॉमिस क्या आया कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उन पे से हम आप पे एक्सपोर्ट जो बैन था वो हटा रहे हैं, हम डीएपी देंगे आपको, हम आपको टनल बोरिंग मशीन देंगे, और हम आपको नेपाल के अगेंस्ट साथ दे रहे हैं आपका। मतलब मैं पहले कुछ काम आपके फेवर में कर रहा हूं। दैट मींस व्हाट? तो लोगों के लिए हो सकता है नाच रहे हो यूट्यूबर्स के, भाई पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पैथोस है। पैथोस मतलब कि क्रेडिबिलिटी शो करेगा, पहले आदमी आपके लिए कुछ करेगा। चलो कहीं छोड़ दूं, आप अकेले जा रहे हो, तुरंत पैथोस है। छोड़ने जा रहा है उसके बाद फिर आपको कुछ दिया पर्सनल गिफ्ट, दैट इज व्हाट, एथोस है। और जब ये दोनों आ जाएगा उसके बाद वो लॉजिक लगाएगा। और लॉजिक कहां लगा रहा है? लॉजिक यहां लगा रहा है लोगोस में। वो कह रहा है कि आप आओ ना, इंडिया चाइना साथ में आओ, हम बनाते हैं एशियन सेंचुरी। तो ये क्या है? लोगोस है। तो ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन गया, रेटोरिक ट्रायंगल। तो रेटोरिकल ट्रायंगल जब बन रहा है, तो रेटोरिकल ट्रायंगल बनते ही यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस ये कहते हैं कि भाई ये चौंकने का टाइम है, खुश होने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप फायदा उठा लो इससे, बट यू हैव टू बी अवेयर कि क्यों, कि इतनी सारी चीजें एकदम से बदल गई। वो आपके साथ देने लग गया, वो आपको तीनों स्तर पर हेल्प कर रहा है, ऑल थ्री लेवल्स पे वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो। तो ऐसी कंडीशन में हम एक पॉजिटिव देखेंगे और फिर एक उसका काउंटर लेंगे। तो अब ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमें यहां पर प्रिकॉशन रखना है। कि प्रिकॉशन क्यों रखना है? कि प्रिकॉशन इसलिए रखना है कि 2017 में जब डोकलाम इशू हुआ था, डोकलाम इशू सबको पता होगा। डोकलाम क्या है तो सुन लो, ये है चाइना, ये है इंडिया, और यहां पर है भूटान। अब यहां पर एक ट्राई जंक्शन है इस जगह पे, भूटान के अंदर ऐसे करके एक प्लेटो रीजन, ऐसे प्लेटो मतलब थोड़ा सा ऊंचा है जमीन से, ऐसे टेबल लैंड टाइप ऐसे, उस प्लेटो लैंड को बोलते हैं डोकलाम। डोकलाम। तो 2017 में चाइना डोकलाम पहुंच गया।
और जाके बोल रहा है कि भाई हम यहां पर रोड बनाएंगे, चाइना डोकलाम के अंदर रोड बनाएगा। तो भूटान जो है एग्रीमेंट के तहत भूटान की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है, तो भारत को फौज उतारनी पड़ी थी सामने। और इंडिया और चाइना की फौजें 73 दिन तक सामने खड़ी रही थी। रीजन क्या था? ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है भाई, चिकन नेक थ्योरी, ठीक है। तो वो जो है अगर चाइना यहां आ गया तो उस टाइम पे तो दिक्कत हो जाएगी। अब उस टाइम पे ध्यान से सुनना, इंडिया गया, इंडिया कह रहा है यहां रोड नहीं बनाने देंगे तुमको। अब जैसे ही इंडिया गया तो होना यह चाहिए था चाइना पीछे हट जाता, लेकिन 73 डेज तक इंडिया और चाइना की फौज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही भूटान के अंदर। और फिर यही वांग यी, ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बंदा जो है जिसको मैं बोल रहा हूं सिल्वर फॉक्स, लोमड़ी के जैसा चालाक, ये क्यों है? तो उसका रीजन है कि ये वांग यी जो था ये पूरी दुनिया में घुमा, पूरी दुनिया में जहां जहां ये गया वहां जाके वांग यी क्या बोलता था? ध्यान से सुनना, वांग यी बोलता था कि डोकलाम इज बाइलेटरल इशू। बायलैटरल इशू मतलब कि दो देशों की लड़ाई है ये, तो कि किस किस का है, कि मेरा और भूटान का पंगा है और इंडिया जबरदस्ती बीच में घुस रहा है। तो ये क्या बोलते थे? ये वांग यी का स्टेटमेंट था उस टाइम पे कि इंडिया जो है, इंडिया इज थर्ड पार्टी एग्रेसर, थर्ड पार्टी एग्रेशन। आपको ये टर्म यूज करने हैं बच्चे, जब भी आंसर लिखोगे ये वाले टर्म्स यूज करोगे तो तुमको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे लोगों से। और ये पूरा कंपटीशन किस लिए? भीड़ से एक कदम आगे जाने का है। तो उस टाइम पे ये जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा था इंडिया के अगेंस्ट, ध्यान से सुनना, इंडिया के अगेंस्ट जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा था वो क्या था? वो यूज कर रहे थे भाई नैरेटिव फ्रेमिंग, नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रेटेजिक पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस क्या होता है? ध्यान से सुनना, 73 दिन तक दोनों फौजें आमने सामने खड़ी रही। अब 73 दिन तक वो फौज खड़ी है, सड़क बनाने के लिए आए और हम उनको कह रहे हैं कि मत बनाओ तुम यहां पर। तो उस टाइम चाइना बदनाम कर रहा है हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर कि चाइना इज थर्ड पार्टी, इंडिया इज थर्ड पार्टी एग्रेशन कर रहा है, कि इंडिया जबरदस्ती अंदर आ रहा है। तो जब ऐसा स्टैंड चाइना ने लिया था तो उस टाइम क्या था? उस टाइम इसको कहा गया था स्ट्रेटेजिक पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस प्लस चाइना की स्ट्रेटेजी क्या थी? एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्डिंग। एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्डिंग मतलब भारत के खिलाफ इस दुनिया में नैरेटिव बिल्डिंग बनाए हम, ठीक है, नैरेटिव तैयार करें कि ठीक है साहब। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों पीछे हटे, एक बार डिसएंगेजमेंट कहते हैं। लेकिन फिर से चाइना जो है उसने अगेन, ध्यान से सुनना, फिर से चाइना ने थोड़े टाइम बाद गया धीरे से डोकलाम के अंदर अपनी यूनिट्स फिर उतार दी। अब मतलब जिस जगह पे इंडिया ऑब्जेक्शन कर रहा था, करता रहा ऑब्जेक्शन, चाइना वेट कर रहा है। तो जब भी चाइना ऐसा गेम खेला है तो उसको कहते हैं डिले एंड डोमिनेट पॉलिसी, डिले एंड डोमिनेट पॉलिसी। तो ध्यान से सुनना, ये जो वांग यी है, ही इज एक्सपर्ट ऑफ डिले एंड डोमिनेंट और डोमिनेंस पॉलिसी। ये टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर बच्चा लोग, याद रखना। और मेरे ख्याल से ये टर्म्स अगर आपको नहीं पता थे और अभी सीख रहे हो तो दैट मींस यू आर गोइंग टू अहेड ऑफ क्राउड, भीड़ से एक कदम आगे जाने वाले हो। तो ये जब भी कोई कंट्री इस तरह का गेम खेलता है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? टाइम डिप्लोमेसी। विच डिप्लोमेसी? टाइम डिप्लोमेसी। तो चाइना इस बात का एक्सपर्ट है। हमको ये बात याद रखनी है कि भाई ये इस चीज के अंदर पीछे नहीं हटने वाला है। ये हमने एक पॉइंट देखा है अभी तक, फिर अपन दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी 2025 में चाइना ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपके साथ एक दोस्ती करने वाले हैं। ठीक है, कि दोस्ती क्या हो रही है? तो याद रखना, दूसरे नंबर पर जा रहा हूं मैं काउंटर पे। दूसरा है कि चाइना, चाइना मतलब कौन? सिल्वर फॉक्स की स्ट्रेटजी। ये क्या बोल रहा है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको अब हम इजी बनाएंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसको इजी बनाएंगे। कि कैसे बनाएंगे? कि हम पूरी यात्रा ओपन कर देंगे और इंडियंस जो है उनको वीजा इजीली दे देंगे, जिनको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है उनको फैसिलिटीज अवेलेबल करा देंगे। तो ये क्या है? ये एक तरह का कल्चरल सॉफ्ट जेस्चर है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो फायदा उठा रहे हैं रिलीजियस डिप्लोमेसी का। तो चाइना यहां पर अब फायदा उठा रहा है किसका? रिलीजियस डिप्लोमेसी का। तो क्या चाइना हिंदू धर्म का या हिंदुओं की आस्था का रेस्पेक्ट करता है? क्या मिस्टर वांग यी जो है वो प्यार करते हैं आप लोगों को? अब जैसे ही दिमाग में आपके ये आने लगे कि चाइना तो भाई बहुत अच्छा कर रहा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता खोल रहा है, नहीं सर, आपको याद रखना है कि जो एक टेररिस्ट है मौलाना मसूद अजहर, अब मौलाना मसूद अजहर जब एवरीवन नोज कि मौलाना मसूद अजहर जो है इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड है।
तो जब इंडिया ने 2019 से पहले यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कहा था कि भाई हमको ये जो मसूद अजहर है इसको इंटरनेशनल लेवल पे मोस्ट वांटेड डिक्लेयर करवाना है, उस टाइम आपको पता है मसूद अजहर को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कराने के लिए इंडिया जब यूएनएससी के अंदर गया था तो उस टाइम चाइना जो था, चाइना इन्हें इसको अपोज किया था। चाइना ने अपोज किया कि नहीं, कि क्यों, कि नहीं अभी इस पे थोड़ा और जिक्र करो। तो ये क्या चीज है, ये क्या था एक्चुअल में, पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान और आईएसआई ये चाहते हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत सारे ब्लास्ट किए हैं, बहुत सारी चीजें करी है और सबको पता है, भागा हुआ है, भगोड़ा है, इस टाइम कहीं छुप के बैठा है, तो ये जो है हाफिज सईद है, ये है, इनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कराना है यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, अब पाकिस्तान इनको बचाना चाह रहा है और उस टाइम क्योंकि चाइना को, अब पाकिस्तान वालों को भी ये डाउट थोड़े दिन के अंदर उनका भी क्लियर हो जाएगा कि चाइना हमारा दोस्त है। नहीं, चाइना किसी का दोस्त नहीं है, चाइना को चाहिए पैसा। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही वन रोड वन बेल्ट वाली रोड बन गई और जैसे ही वो जो ग्वादर पोर्ट है वो डेवलप हो गया, ग्वादर सिटी डेवलप हो गई, आपने देखा है वहां से क्या हाल करेंगे ये पाकिस्तान का, जो मतलब जिसको बोलते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी, ऐसे जाल में फंसाते हैं ये कंट्री को कि किसी और के लायक नहीं रहता वो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब उस टाइम पे जो चाइना कर रहा था हमारे अगेंस्ट, प्रोसीजरल डिप्लोमेसी या डिले डिप्लोमेसी कहते हैं इसको, क्यों कि चाइना कह रहा है नहीं 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 अभी डिक्लेयर नहीं करना, यूनाइटेड नेशन के अंदर इसको बार बार डिले कराया। तो जैसे इसने चाइना ने डिले कराया, इससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है क्योंकि यहां की गवर्नमेंट जो है वो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है बार बार जब ये इस तरह के लोग हावी होते हैं। तो उस टाइम जो चाइना ने यूज किया दैट वाज प्रोसीजरल डिप्लोमेसी, प्रोसीजरल डिप्लोमेसी कि ठीक है साहब। तो इसका मतलब ये है कि हम बार बार ये चीज मैं जो बोल रहा हूं, वी हैव टू बी अवेयर कि ये जो चाइना है, इसीलिए हमारे जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि चाइना कैन मूव, ध्यान सुनना, चाइना कैन मूव बैक 150 किलोमीटर्स एंड दे कैन रीअपीयर इन 1 आवर, कि वो वापस भी जा सकते हैं और 1 घंटे के अंदर क्या हो सकता है, 1 घंटे में वापस भी वही है। ये चाइना है, याद रखना है ये चीज। फिर तीसरा पॉइंट आता है, चाइना यूज कर रहा है पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। कि पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी क्या होती है, तो अभी अभी डील हुई है, वांग यी ने कहा है कि इंडिया और चाइना इनके बीच में हम शुरू करने वाले हैं खूब सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स। अरे वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही आपको ये लगे कि ये होने वाला है तो याद रखना इसमें चाइना अपना इंटरेस्ट देख रहा है ज्यादा। कि क्यों देख रहा है, कि इंडिया से जो ट्रेड होता है उस ट्रेड में याद रखना चाइना का फायदा है। कि क्यों, कि चाइना से इंडिया माल आता ज्यादा है और जाता कम है, तो मतलब इसमें चाइना का फायदा है। तो चाइना ये चाहेगा कि इंडियन ट्रेडर बार बार चाइना आ सके, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग एमबीबीएस करने और सारे कोर्सेज करने चाइना जाते हैं, तो उसमें भी चाइना का फायदा है। कि ठीक है साहब, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट बढ़ रही है धर्मेंद्र सर, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट अब मैं ये कहूंगा कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ये जो पीपल टू पीपल वाला प्यार चाइना का उमड़ रहा है, इसी चाइना ने 2020 में गलवान के अंदर हमारे जवानों पर हमला किया था, गलवान वैली। हाँ, ये बात अलग है कि उस टाइम जो कर्नल संतोष कुमार थे उनके जवानों ने जो हाल किया था उस टाइम चाइना का, 6, 7, 8 महीने तक तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई यहां पर कहीं पे कोई हिल के ऊपर या कोई एटॉमिक जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके ऊपर कोई हमला हुआ है, नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये क्या है, उस टाइम पे जब जो डिकेड्स के बाद, आफ्टर डिकेड्स ये लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई जब हुई, इंडियन सोल्जर्स और जो चाइनीज सोल्जर हैं, गलवान वैली सबको पता है वेस्टर्न सेक्टर जो है उसके अंदर है, तो वहां पर जब हुआ तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है उसको 3 पार्ट में, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, जो ऊपर की तरफ है उसको वेस्टर्न सेक्टर बोल देते हैं, इसके बीच में। तो उस टाइम यही वांग यी जो था, वांग यी ने क्या किया था उस टाइम पे चाइना की तरफ से, वांग यी बार बार क्या कर रहा था, ब्लेम इंडिया। ये स्ट्रेटजी थी इसकी, ब्लेम इंडिया, कि नहीं यहां पर चाइनीज सोल्जर जो थे उनकी कोई गलती नहीं थी, हम ये थे वो थे, हमारी सॉवरेनिटी है, ये जो एरिया है ये हमारा है, यहां पर ऐसा है वैसा है। तो ये जो है उस टाइम पे ये पूरी की पूरी दुनिया में एक अपनी इमेज बना रहा था। तो यहां से हमको याद रखना है कि चाइना जो है, वांग यी स्पेशली, ये वो बंदा है जो ड्यूअल ऑडियंस स्ट्रेटजी कैरी करता है। कि ड्यूअल ऑडियंस स्ट्रेटजी क्या होती है, कि ड्यूअल ऑडियंस स्ट्रेटजी होती है कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो इनके खुद के हैं, उनके लिए तो ये नेशनलिस्ट लेजिटिमेसी दिखाता है। लेजिटिमेसी को क्या कहूं मैं, ऐसे समझो कि ये कहता है कि भाई हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, और जैसे ही पूरी दुनिया आती है तो उस टाइम रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बन जाता है। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एक टेक्निकल टर्म है, याद रखनी है आपको, ड्यूअल ऑडियंस स्ट्रेटजी। तो ये जो वांग यी है ये माहिर है इस चीज के, वांग यी, ड्यूअल ऑडियंस स्ट्रेटजी। तो देखो कोई भी कंट्री है, अब चाइना स्पेशली इस चीज का खिलाड़ी है, वो 2 तरह के ऑडियंस उनको सुनते हैं। एक
उनके देश के लोग सुनते हैं, नेशनलिस्ट, ठीक है, और दूसरे ग्लोबल लेवल पे। तो जब भी आप, स्पेशली चाइना, जब नेशनलिस्ट लेवल पे बात आती है तो वो ये क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं नेशनलिस्ट लेजिटिमेसी अपनी क्लेम करता हूं। कि कैसे, कि जो डोमेस्टिक उनकी जो ऑडियंस है, चाइनीज लोग जब उनको सुने तो उनको लगे कि यस हमारे देश के लिए किया। तो यही वांग ई या यही चाइना दो सुर में बोला था आफ्टर गलवान। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट गलवान रिएक्शन ऑफ चाइना। तो पोस्ट गालवान रिएक्शन में ये सारी न्यूज आप लोगों ने उस टाइम भी पढ़ी होगी, ये टर्म सुने होंगे। तो इन्होंने क्या कहा, ग्लोबल लोगों को तो जाके चाइना क्या बोल रहा है कि चाइना इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर। रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर का मतलब ये बोल रहा है कि इंडिया जो था, इंडियंस ने एग्रेशन किया था, मतलब वो जो हुआ था उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। और नेशनलिस्ट लेवल पे चाइना क्या बोल रहा है अपने लोगों को कि देखो भाई, हम एक सोवेरेन नेशन है, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं, और हमारी जमीन है अक्साई चिन्ह, और उसको कोई लेगा तो हम कैसे दे दें। तो मतलब ग्लोबल लेवल से भी सिंपैथी चाहिए, नेशनल लेवल पे भी सिंपैथी चाहिए। इतना खतरनाक खिलाड़ी है ये वांग यी। तो एक आदमी जो इंडिया के अगेंस्ट जहर उगलता था, एकदम से कैसे दोस्ती पे उतर आया। ये चीज सोचने की बात है कि भाई कैसे ऐसे हो रहा है। यार बात तो सही हो रही है यहां पर, ये बात अगर आ रही है तो अब हमें ये नहीं भूलना है कि यहां पर इंडिया जो है उसको जैसे ही बात आती है कि वांग यी की बात आती है, तो देखो एक और चीज यहां पे याद रखना, बड़ी अच्छी चीज आएगी। जैसे ही आता है कि चाइना ये चाहता है, देखो मैंने कितने एग्जाम्पल बता दिए आपको, 3 बता दिए ना, यस। चौथे में चलता हूं, 5-6 बातें बताऊंगा, उनके अंदर आपका 200 वर्ड का आंसर यूं निकल के आएगा, और ऐसा आंसर आएगा मतलब पूरा गागर में सागर आ जाएगा। चौथी चीज आती है फोर्थ नंबर आता है कि चाइना इंडिया ट्रेड रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब दोबारा जिंदा कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है किसी को, ठीक है, पुनर्नवीनीकरण कर रहा है कि ठीक है साहब। अब देखो इंडिया चाइना ट्रेड रिवाइवल कर रहा है, ये पॉजिटिव चीज है, बट हमको यह भी याद रखना है कि यही चाइना है, इसने इंडिया को एनएसजी जो था उसकी मेंबरशिप नहीं लेने दी। एनएसजी इज व्हाट, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब इससे पूछे बिठा के कोई कि भाई तूने क्यों नहीं लेने दिया मैं, ठीक है। तो चाइना एनएसजी जो था हमारा ब्लॉकेड ही, उसका एनएसजी ब्लॉकेड ही किसकी वजह से बना था, बिकॉज ऑफ चाइना। तो यहां पर क्या था कि सारी कंट्री हमारे साथ थी, फ्रांस हमारी साइड में था, रशिया हमारी साइड में था, यूएस हमारी साइड में था, एवरीवन वाज देयर। बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं, पहले फॉर्मूला बनाओ कि भाई नॉन एनपीटी स्टेट जो है वो कैसे आएगा। तो उन्होंने क्या किया, रूल बेस्ड ऑब्स्ट्रक्शनिज्म एक स्ट्रेटजी होती है, उसको काम में लिया। रूल बेस्ड ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म मतलब कि रूल्स लेकर के उन्होंने क्या किया, ये कर दिया। अब ऐसे में चाइना क्या कहता है, चाइना कह रहा है कि आई एम गार्जियन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, और इंडिया जो है वो रूल तोड़ता है। तो देखो एक है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो एनपीटी का मेंबर चाइना तो है, और एक है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसका मेंबर चाइना है। इंडिया जो है, इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप दे दो, ये यूरोपियन कंट्रीज ने कह दिया, यूएस ने कह दिया, सबने कह दिया। चाइना वहां पर क्या लेकर आया, चाइना कह रहा है नहीं, पहले इंडिया को मेंबर बनना पड़ेगा, किसका, एनपीटी का, फिर मेंबर बनाओ एनएसजी का। अब जैसे इस तरह की हर्डल जब कोई देश अड़ाता है तो उसको बोलते हैं रूल्स बेस्ड ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। याद रखना, रूल्स बेस्ड ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। ये चाइना की डिप्लोमेसी थी अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो हो गया इंडिया के फेवर में, और ये हो गया इंडिया के अगेंस्ट में। और इस टाइम भी इंचार्ज कौन था, वही बंदा वांग यी, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं सिल्वर फॉक्स। तो इतना कुछ खुश होने की बात नहीं है। हां, अब इंडिया को यह फायदा होगा कि अगर तुम इतने ही अच्छे दोस्त हो हमारे, तो अब जब एनएसजी की मीटिंग होगी उसके अंदर इंडिया एनएसजी की मेंबरशिप ले बैठे तो मजा आएगा, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली चीज आती है, अब चाइना क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स काम में ले रहा है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या है, तो आपको पता होगा कि जो ट्रूप्स होती हैं, आर्मी ट्रूप्स, उनके बीच में जो लड़ाइयां हुई, ये हुआ, उनको धीरे धीरे दूर कर रहा है चाइना। चाइना कह रहा है ठीक है, डी एस्केलेशन, ट्रूप का डी एस्केलेशन मतलब थोड़े दिन हम अक्साई चिन के अंदर इंट्रूड नहीं करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है, वो अंदर आ जाते हैं, टेंट वेंट लगा के बैठ जाते हैं। ये तो हमारे फौजियों की हिम्मत है कि वहां पर बिना बॉर्डर के, बिना कोई किसी चीज के हम उनको रोक के रखे हुए हैं। तो बोनहोमी, ये ट्रूप लेवल बोनहोमी मतलब कैसे कहूं कि बोनहोमी इज अ टर्म, मतलब अच्छा संबंध बनाना, उसको बोलते हैं बोनहोमी। लिख देता हूं यहां पे मैं, 5th नंबर पे आ गए, आर्मी बोनहोमी। अब जैसे आप बात कर रहे हो आर्मी बोनहोमी की, तो ऐसे कह सकते हो कि भाई जो फौज है वो इनके वाली फौज यहां थी, अब इसको यहां ले गए, थोड़ा सा पीछे कर ली इन्होंने कि ठीक है हम यहां खड़े हैं, ठीक है, ये इंडियन आर्मी है, ये चाइनीज रिपब्लिकन आर्मी के थोड़ा पीछे चले गए कि ठीक है भाई हम इस एरिया में नहीं आएंगे जो तुम्हें पसंद नहीं है। एक बात, दूसरी बात, मिठाई विठाई ले आते हैं, थोड़ी फ्लैग मीटिंग्स हो गई, अच्छे से थोड़ा काम हो रहा है, दैट इज व्हाट, आर्मी बोनहोमी।
ऐसी कंडीशन में हमको याद रखना है कि आर्मी बोनहोमी चल रहा हो भले ही, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। आर्मी ऑफिसर्स ने कहा है चाइना कैन गो बैक 150 किलोमीटर्स एंड विद इन 1 और 1.5 आवर दे कैन कम बैक। तो इसका रीजन क्या है? ये जो सीबीएम्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाइना ले रहा है, इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बीच में हमारी आर्मी कह रही है हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वही लोग हैं, अगर मेजर शैतान सिंह नहीं होते ये लोग उस टाइम पे आधी पहाड़ियां खा जाते हैं, हिमाचल की, हिमालय की, उत्तराखंड की। क्यों साहब? कि ये दे कैन अटैक, दे कैन इन्वेड फ्रॉम एनीवेयर। इनको एक्सपेंशनिज्म नहीं भूले हैं अभी भी ये। तो एक तरफ जहां ये बोनहोमी, आर्मी बोनहोमी पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ यही चाइना आज भी इसका एक्सपेंशनिज्म जो है वो अपने चरम पे है। कि कैसे? कि इसने क्या कर रखा है, इसने जहां भी बॉर्डर है इसने बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली रोड्स बना रखी हैं, और ये आज नहीं 1960s से काम कर रहा है। तो हम कैसे इस पे कर लें? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें इसने डिवाइड एंड रूल काम में लिया था। सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, उसमें इन्होंने 100% अगेंस्ट इंडिया इन्होंने आवाज उठाई थी। अगेंस्ट इंडिया इन्होंने यूज किया पाकिस्तान को, अगेंस्ट इंडिया इन्होंने बांग्लादेश को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, सबको बीआरआई के अंदर इन्होंने खींच लिया था। उस टाइम पे क्या पॉलिसी थी? यही वांगली था इसकी। उस टाइम पे डिप्लोमेसी थी, डेट डिप्लोमेसी। डेट डिप्लोमेसी में क्या है? पहले ये डेट डिप्लोमेसी मतलब उधार देते हैं और बाद में उस कंट्री को क्या करते हैं? डेट एंड ट्रैप में फंसा लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताना है कि ये वही चाइना है साहब जिसने, ये श्रीलंका है और श्रीलंका के अंदर यहां पर है हम्बनटोटा पोर्ट। श्रीलंका को इतना लोन दे दिया कि अब अगले 100 साल तक हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे है। ठीक है, तो ये चाइना जो है एक्सपेंशनिज्म और डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट पॉलिसी और जो है डेट ट्रैप पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक एनसर्कलमेंट इसको बोल रहे हैं। जियो इकोनॉमिक एनसर्कलमेंट मतलब इन्होंने अपने पड़ोस के अंदर कोई छोटा कंट्री, गरीब कंट्री ऐसा नहीं छोड़ा जिसको लोन नहीं दे रखा। लोन पकड़ो, उसके बाद में चाइना उसको अपना घर बना लेता है। अब चाइना आपके साथ हो सकता है बहुत हाई लेवल की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहा हो, वांग यी दिल्ली आया हो, पीस की बात कर रहा हो, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रेस्पेक्ट फॉर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि हम्बनटोटा पोर्ट उसके बाद में श्रीलंका से 99 ईयर के लिए आपने लीज पर ले रखा है। आप बोल रहे हो कमर्शियल बेल आउट किया है हमने। कमर्शियल बेल आउट नहीं किया, ये आपने क्या किया है? स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम फुट होल्ड चाहिए आपको। स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम फुट होल्ड मतलब एक जगह चाहिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी जो है सारी दुनिया जानती है, उसका आपका एक पार्ट है ये। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सब पॉजिटिव चल रहा है, हम वीजा अच्छे से देंगे, जो जर्नलिस्ट आएंगे उनको हम एक्सेस दे देंगे, हमारे यहाँ पे चाइना के अंदर जो लोग आएंगे उनको डिप्लोमेसी जो है उसका रिवाइवल होगा, सॉफ्ट पावर बनकर के आप दिखा रहे हो पूरी दुनिया को। आप याद करो जिस टाइम पे क्वाड बना था, क्वाड के अंदर सबको पता है क्वाड में 4 चीजें आई थी, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलके आए थे। उस टाइम चाइना ने क्या कहा था? चाइना ने क्वाड के लिए क्या कहा था कि ये इंडिया पैसिफिक नाटो है। ठीक है, एशियान जो है उसको कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भैया हम एशियान को कंफ्यूज? आप एससीओ जो है उसको अगर ऊपर ला रहे हो तो हम क्वाड को क्यों नहीं ऊपर लाएंगे? अब दूसरी तरफ चाइना जो है ये कह रहा है कि ठीक है आप यूएस के अगेंस्ट हमारे साथ आ जाओ, हम आपके साथ आ जाएंगे। आप हमको रेयर अर्थ मिनरल दे रहे हो, ठीक है, आप हमको फर्टिलाइजर दे रहे हो, ठीक है, आप जो प्रैग्मेटिक कॉपरेशन की बात यहां पर कर रहे हो उसमें हमें नहीं भूलना है कि एलएसी जो है उस पर आज भी आपकी आर्मी हम पे इल्जाम लगा रही है कंटिन्यू। तो ये जो 2 ट्रैक डिप्लोमेसी है ये नहीं चलने वाली। एक तरफ आप मिलिट्री टॉक्स जो है उनकी बात कर नहीं रहे हो, आप डिप्लोमेटिक कंटिन्यूअसली आप कह रहे हो टॉक अबाउट पीस एंड होल्ड द ग्राउंड। नो, दिस इज रॉन्ग। यू कैन नॉट टॉक अबाउट पीस व्हाइल यू आर होल्डिंग आवर ग्राउंड्स। हु आस्क्ड यू टू बिल्ड काराकोरम हाईवे? You are in need to think again before you are talking about, you can say, symbolic diplomacy. When you are talking about symbolic diplomacy, you cannot explain why you blocked us, you can say, proposals of Pulwama in UN. जिस टाइम पूरे दुनिया का हमारे साथ सपोर्ट था, पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम चाइना ने क्या किया था? प्रॉक्सी स्ट्रेटजी, प्रॉक्सी शील्ड स्ट्रेटजी के थ्रू इसने वीटो किया था। क्यों हमारे अगेंस्ट वीटो किया आपने? और फिर आज आप हमको सपोर्ट करने आए हो। जिस टाइम मेक इन इंडिया आया था उस टाइम आपने क्या किया था? आपकी पार्लियामेंट के अंदर व्हिप चला था दैट यू नीड अ प्लान फ्रॉम एवरी पार्लियामेंट मेंबर। यू आस्क्ड अ प्लान कि कैसे हम इसको खत्म करें, इंडिया के इस प्लान को। तो जब भी कभी जियो इकोनॉमिक कंपटीशन की बात आती है, जब भी कभी नैरेटिव बिल्डिंग्स की बात आती है, उस टाइम आप हमेशा हमारे अगेंस्ट खेलते रहे हो। और आपने, सारी दुनिया जानती है नेहरू जी के टाइम क्या किया था। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस टाइम क्या था कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा, दोनों कंट्री रहेंगी, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी होगी, हम एक दूसरे काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कॉपरिज्म होगा। ठीक है, 1962 में आपने क्या किया? अटैक करके हमको धोखा दे दिया। ये तो अच्छा था, उस टाइम रशिया साथ में था, उस टाइम बाकी कंट्रीज साथ में थी। ऐसे ही ब्रिक्स की बात आती है, जब भी कभी ब्रिक्स की बात आती है आप क्या करते हो? आप कंटिन्यूअसली रशिया के साइड अलाइन होकर इंडिया को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो। तो जो इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिज्म जो आप खेल रहे हो, दिस इज रॉन्ग। So students, you have to remember this thing that India-China relations की diplomacy जो है, this is not only shake hand or smiling pics. This is narrative building. This is strategic patience. This is a game of procedural obstruction. This is a game, a history of geopolitical encirclement, a history of vigilant. You can say we have to be vigilant.
So history is teaching us that we have to carry on engagement and deterrence together. We have to verify the things, then after we can rely. So deterrence and engagement, deterrence and engagement, deterrence and engagement. That should be the policy of India. Hopefully you have learned a lot from this session. और मेरे ख्याल से अब 200 वर्ड्स जो हैं उनका आंसर आप लिख पाओगे, और जो जो नए वर्ड आपने सीखे या आपको कुछ अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर बताना. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल.